बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और खूब दिल लगाकर आप अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं हूँ स्टूडेंट्स डॉक्टर शराज। हमारा सब्जेक्ट है बायोकेमिस्ट्री और हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ने से कबल हम एक रिव्यू कर लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स में हमने अभी तक देखा क्या है। कार्बोहाइड्रेट्स में हमने सबसे पहले पढ़ा कि कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हमने उसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देखी। एक्सप्लेनेशन के बाद हमने देखा उसके मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी होती हैं, किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा होती है, किसके कनेक्शंस होते हैं लिपिड्स के साथ, कोलेस्ट्रॉल के साथ। फिर हमने ये भी देखा था कि उनके अंदर एक फंक्शनल ग्रुप होता है। हमने इनकी रोटेटरी फॉर्म्स, रोटेशन कहते हैं घुमा देना। घुमाने से मुराद ये कि जब हम उसकी रोटेशन चेंज करते हैं, एक पोजीशन से उसको दूसरी पोजीशन पे ले जाते हैं, तो बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो वही रह जाता है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो फ़र्क पड़ जाता है। आपको मैंने एक लाइव एग्जांपल भी दी थी कि कभी आप किसी फार्मेसी में जाएं, आप उनसे कहें कि पायरोक्सिकैम एक टैबलेट है, आप हमें इस पायरोक्सिकैम में कोई सा भी अच्छा सा ब्रांड दिखा दें। जब वो आपको ब्रांड दिखाएंगे तो आप उसमें देखेंगे कि पायरोक्सिकैम के आगे एक लफ्ज़ बीटा लिखा हुआ होता है। दिस मीन के पायरोक्सिकैम एक ऐसा सॉल्ट है जिसको बीटा पोजीशन पे लाया जाए, इसको रोटेट किया जाए या इसका फंक्शनल ग्रुप जो है वो बीटा पोजीशन पे लाया जाए, तो उसकी एफिकेसी अपनी दूसरी पोजीशंस की निस्बत से बहुत बेहतर हो जाती है, बढ़ जाती है। सेम यही चीज़ हमने स्टडी की थी कार्बोहाइड्रेट्स में भी, ग्लूकोज में भी, फ्रुक्टोज में भी, और इसकी जो बहुत सारी टाइप्स है वो। जब हमने ये पढ़ लिया तो उसके बाद हम माइक्रो लेवल पे जो सेलुलर रेस्पिरेशंस होती हैं, हमारे जिस्म में हर सेल रेस्पिरेशन का प्रोसेस कैरी कर रहा होता है, ऑक्सीजन की मदद से कैरी कर रहा होता है, तो हम उसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। एक ऐसी रेस्पिरेशन या एक ऐसा सेलुलर रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट होगी, उसे हम एरोबिक कहेंगे। और उस एनिमल को, उस पार्टिकुलर क्लास ऑफ लिविंग बीइंग को हम एरोब्स भी कहते हैं, यानी जो कि एरोबिक रिएक्शंस को कैरी करते हैं ऑक्सीजन के साथ। और इस दुनिया में कुछ ऐसी मखलूक़ात भी हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स भी हैं जो कि बवक्त ज़रूरत एनारोबिक रिएक्शंस भी कैरी करते हैं। एनारोबिक एरोबिक का बिल्कुल उलट है, जिसका मतलब ये है कि उसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट या रिएक्शंस की ऑक्सीजन पर डिपेंडेंसी ना होने के बराबर है या नहीं होती। उनके भी अपने मुख्तलिफ किस्म के रिएक्शंस होते हैं। सेलुलर रेस्पिरेशन में हमने सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस देखा। हमने उसके 10 स्टेप्स को बहुत डिटेल से एक एक स्टेप को हमने पढ़ा, फिर उसके जो की पॉइंट्स थे वो मैंने आपको नोट डाउन कराए। हमने उसका रिजल्ट भी देखा। एटीपी की जनरेशन होती है। एसिटाइल को ए जब पायरुवेट बना ग्लाइकोलाइसिस के नतीजे में, एसिटाइल और पायरुवेट एंटर हो गया एसिटाइल को ए के साइकिल में, और उसके भी अपने 2 से 3 स्टेप्स थे, एक लाइन का एक चेन। हमने एक रिएक्शन भी देखा, फिर हमने उसका प्रोडक्ट भी देखा कि हमें उस साइकिल के एंड होने के नतीजे में एक सेल को या फिर पूरी बॉडी को उस रिएक्शन का फ़ायदा क्या होता है। तीसरा कनेक्टेड जो इसके साथ रिएक्शन था वो था क्रेब्स साइकिल का। हमने क्रेब्स साइकिल भी ईच एंड एवरी स्टेप डिटेल से देखी, और आपको उसके की पॉइंट्स जो थे वो भी नोट डाउन करा दिए गए, ताकि जब आप याद करेंगे आपको उसमें आसानी भी होगी। और डिटेल्स के लिए स्लाइड्स भी मौजूद थी, आपको रेफरेंसेस भी दिए गए थे, आपके पास बुक की फॉर्म में मौजूद भी हैं। क्रेब्स साइकिल का एंड भी हमने देख लिया कि एक क्रेब्स साइकिल के एंड में हमें अगर एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होगा या एक एक मॉलिक्यूल उस साइकिल में इन्वॉल्व है, तो उसमें कितने एटीपीज एनर्जी कैलोरीज पैदा हो रही हैं। और दूसरे अल्फाज में जब मल्टीपल मॉलिक्यूल्स होंगे, मल्टीपल मीन एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्वमेंट होते हैं, तो उनके एटीपीज की तादाद भी मल्टीप्लाई हो जाती है। बच्चों, आज का जो लेक्चर है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जो कि इस कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर में आखिरी चेन है, कनेक्टेड आखिरी चेन है। इसके बाद हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा। जब इसकी कंप्लीशन हो जाएगी तो उसके आखिर में हम चंद एक मेन डेफिनेशंस, यानी दूसरे अल्फाज में हम इसका एक रिव्यू करेंगे और आपका चैप्टर क्लोज होगा। और अगला चैप्टर लिपिड्स का स्टार्ट करने से पहले हम कल के लेक्चर में इसको एक अच्छे तरीके से रिव्यू करेंगे। हम इसके एमसीक्यूज़ देखेंगे,
हम इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स देखेंगे, मेन क्वेश्चंस देखेंगे, उनके आंसर्स देखेंगे, ताकि एक बहुत अच्छे तरीके से हमने जब 4 या 5 लेक्चर्स में अपना कार्बोहाइड्रेट्स के चैप्टर देखे, उसकी एक समरी की सूरत में एक प्रेजेंटेशन भी हमारे सामने मौजूद हो, हम एक अच्छे तरीके से उसको रिव्यू कर सकें। चौथा साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इलेक्ट्रॉन, आपको मालूम है कि पूरी दुनिया, पूरी कायनात मैटर, गैस, लिक्विड, चाहे वो किसी भी सूरत पर बनी हुई है, उसका जो माइक्रो लेवल पर उसका जो बिल्डिंग ब्लॉक होता है वो एटम पर मुश्तमिल होता है। और जब एटम को मज़ीद साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया तो मालूम ये हुआ कि एटम तो बिल्डिंग ब्लॉक है, लेकिन एटम एक्चुअली खुद भी मिलकर काफ़ी सारे माइक्रो पार्टिकल से मिलकर चल रहा है, इसका अपना निज़ाम भी चल रहा है। तो जो उसमें बेसिक्स थे वो इलेक्ट्रॉन थे, प्रोटॉन है, उसका न्यूट्रॉन है, उसका न्यूक्लियस है, और इनकी अपनी सर्कुलर मूवमेंट्स हैं। जब तक ये सर्कुलर इसकी मूवमेंट्स और इनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती है तब तक एक एटम का निज़ाम भी चलता रहता है। जब इनकी इन्वॉल्वमेंट में, जब इनकी वर्किंग में किसी किस्म का फॉल्ट आता है तो वो एटम डेड हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है। डेड होने की सूरत में वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो एबनॉर्मेलिटी की तरफ आ जाए तो वो आगे बहुत सारी पेचीदगियाँ, डिज़ास्टर, परेशानियाँ या कुछ इस तरह के मामलात क्रिएट कर सकता है। हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ, दैट इज़ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द फिनिशिंग चेन ऑफ the carbohydrate connected chain, fourth part, last part. Electron transport chain is the fourth and final stage of aerobic respiration. Aerobic respiration ऐसी respiration, ऐसा chemical process जिसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है। अगर इसमें ऑक्सीजन की इन्वॉल्वमेंट नहीं है तो ये प्रोसीजर आगे कैरी ऑन नहीं हो सकता, ये केमिकल रिएक्शन वहीं पर ही डेड हो जाएगा। वर्सेस एनारोबिक रेस्पिरेशन जो कि नॉन ऑक्सीजन डिपेंडेंट है, उनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती। थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, द इलेक्ट्रॉन नीडेड फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड इज़ रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। थोड़ी देर के लिए हम सादा लफ्ज़ों में फ़र्ज़ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज़ द यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स की इन्वॉल्वमेंट, इसकी मूवमेंट, इसकी पार्टिसिपेशन जिस भी केमिकल रिएक्शन में, रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जितनी ज़्यादा होगी, वो प्रोसेस उतनी ही ज़्यादा एनर्जी को रिलीज़ करेगा। सो दिस मीन कि इलेक्ट्रॉन इज़ एसोसिएटेड विद द एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है वो हमारा कैलोरी का, एनर्जी का यूनिट है। सादा लफ्ज़ों में हमने ये समझ लिया कि इलेक्ट्रॉन की एसोसिएशन है एटीपी के साथ। द मोर इज़ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द मोर पार्टिसिपेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ इन द रिएक्शन, द मोर एटीपीज विल बी फॉर्म्ड एंड द प्रोसेस विल बी मोर एनर्जेटिक। एंड रिजल्ट हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा एटीपीज की सूरत में आएगा। सो अंडरस्टैंड ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एक हाईली एनर्जेटिक प्रोसेस है, यानी कि जब इसका एंड होगा तो इसमें भी एटीपीज, इलेक्ट्रॉन्स की पैदावार होगी, एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगी और वो स्टोर होगी, और वो बॉडी जो है, वो लिविंग ऑर्गेनिज़म जो है, वो इसको अपने पर्पसेस के लिए, मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल करेंगे। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ एन ऑक्सीजन डिपेंडेंट प्रोसेस। ये वही चीज़ है जिसको मैंने एक्सप्लेन किया कि हम इसे एरोबिक रेस्पिरेशन भी कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन की मौजूदगी ज़रूरी होती है। विच अक्कर्स इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। माइटोकॉन्ड्रिया बॉडी का पावर हाउस है। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा सा इसको रिव्यू किया था कि जैसे मिसाल लें आप वापडा के ग्रिड स्टेशन होते हैं, पावर हाउसेज होते हैं, वहाँ पे ये डिसीजन हो रहा होता है कि किस जगह पर एनर्जी की ज़रूरत ज़्यादा है, किस जगह पर एनर्जी की ज़रूरत कम है। तो एक ट्रांसपोर्ट के सिस्टम के तहत वहाँ पर जितनी इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाती है। हमारे जिस्मानी निज़ाम पे जो कि सेल्स पर मुश्तमिल है, और सेल्स में, हर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया होता है, और हर सेल के अंदर जो प्रोसेसेस हो रहे होते हैं उसमें जो एनर्जी पैदा हो रही होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रही होती है। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द सेल, माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ द बॉडी। यहाँ से किस सेल को, किस सेलुलर प्रोसेस को
किस रिएक्शन को, बॉडी के किस एक्शन को कितनी एनर्जी की ज़रूरत होती है, वो अपने इस पावर हाउस के साथ कांटेक्ट करते हैं और ट्रांसपोर्ट के मैकेनिज़्म के तहत एनर्जी हासिल करते हैं। ठीक है बच्चों, हम चलते हैं अब अगली स्लाइड पर। ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, और जहाँ M का वर्ड आएगा, M से मुराद माइटोकॉन्ड्रिया होगा। दिस इज द फाइनल कॉमन pathway in aerobic cells by which electrons derived from the various substrates are transferred to oxygen। हमने यहाँ से मूव करना है ऑक्सीजन की तरफ, और ऑक्सीजन हमारा पार्ट है एरोबिक रेस्पिरेशन का। तो ये एक फाइनल पाथवे है, एरोबिक सेल्स है जिनमें ऑक्सीजन मौजूद है, वो ऑक्सीजन को इस्तेमाल कर रहे हैं या इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है अपने रिएक्शंस के लिए। और इलेक्ट्रॉन डिराइव्ड फ्रॉम द वेरियस सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट उस चीज़ को कहते हैं जिस चीज़ के ऊपर, जिस केमिकल के ऊपर, जिस प्रोडक्ट के ऊपर एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। सबस्ट्रेट हम उस चीज़ को कहते हैं, उस प्रोडक्ट को कहते हैं, उस केमिकल को कहते हैं जिसके ऊपर एंजाइम्स काम कर रहे होते हैं। लिहाजा जिन सबस्ट्रेट्स पर काम हो रहा होता है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स पैदा हुए, और इलेक्ट्रॉन्स पैदा होने के बाद वो ऑक्सीजन की तरफ चले गए, और यूँ हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस आगे स्मूथली चलता है। अगर कोई डिस्टर्बेंस हुई तो पूरी की पूरी चेन में जहाँ कहीं भी डिस्टर्बेंस होगी, वो चेन, वो साइकिल, वो डिस्टर्ब हुआ और इसने आगे मज़ीद पेचीदियाँ कर दी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इज़ अ सीरीज ऑफ हाईली ऑर्गेनाइज्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन एंजाइमेटिक प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड भी हो रही है, इसमें रिडक्शन भी होती है। हमने मुख्तलिफ पिछले साइकिल्स की स्टेजेस में देखा कि रिडक्शन का मतलब हाइड्रोजन का ऐड हो जाना और ऑक्सीजन का चले जाना, और ऑक्सीडेशन का मालूम ये हुआ था कि ऑक्सीजन की ऐड होने के प्रोसेस को हम ऑक्सीडेशन का अमल कहते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी एक ऐसा साइंटिफिकली ऑर्गेनाइज्ड मैकेनिज़्म है जिसमें ऑक्सीडेशन भी होती है, इसमें रिडक्शन भी होती है, और इसमें एंजाइम्स भी इन्वॉल्व होते हैं। कहाँ पे हुआ ये सारा काम? ETC का, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का सारा प्रोसेस जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा होता है। और आपको बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग है कि माइटोकॉन्ड्रिया हम कहते किसे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर्स फॉर द मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म की भी हमने एक ब्रीफ सी डेफिनेशन, एक हल्की सी थोड़ी सी डेफिनेशन हमने देखी थी कि मेटाबॉलिज्म इज़ द ब्रेकडाउन ऑफ द केमिकल्स, ब्रेकडाउन ऑफ द एनीथिंग। और इस ब्रेकडाउन के नतीजे में एनर्जी पैदा भी होती है और एनर्जी रिलीज़ भी होती है और एनर्जी बनती भी है। कैसे कि जब हम मेटाबॉलिज्म को आगे मज़ीद डिवाइड करते हैं तो हमें मालूम होता है कि इसमें एक कैटाबॉलिज्म भी है। कैटाबॉलिज्म एक बड़ी चीज़ टूट जाती है और वो बहुत सारी छोटे छोटे यूनिट्स में तकसीम हो जाती है। और एनाबॉलिज्म हमने देखा था कि बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें आपस में मिलकर एक स्मूथ सी, एक ऑर्गेनाइज सी कंस्ट्रक्शन डेवलप करते हैं, और एनाबॉलिज्म उसको कहते हैं छोटी चीज़ें मिलकर एक बड़ी चीज़ को बनाते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया आर द सेंटर ऑफ मेटाबॉलिक ऑक्सीडेटिव रिएक्शन। सारा का सारा इसमें ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस, उसमें मेटाबॉलिज्म हो रहा होता है, जिसके टू जनरेट reduced coenzymes NAD, FADH2 which in turn are utilized in the electron transport chain to release electron in the form of ATP। ये वही बात जो हमने पहली स्लाइड में देखी थी कि इलेक्ट्रॉन्स आर एसोसिएटेड विद द ATP। इलेक्ट्रॉन को आप थोड़ी देर के लिए एनर्जी देखें, एनर्जी का लफ्ज़ भी ई से शुरू हुआ, इलेक्ट्रॉन का लफ्ज़ भी ई से शुरू हुआ। अगर मैं कहूँ कि इलेक्ट्रॉन इज़ द एनर्जी तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एनर्जी इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड विद द ATP, द मोर द ATP इज़ द मोर एनर्जी इज़। ठीक है, हमारे NADH और FADH ये हमारी बॉडी के, हमारे एंजाइम्स के इनको हम फ्रेंड्स कहते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारे बॉडी के फ्रेंड्स हैं। क्यों? इन्होंने सारे एंजाइमेटिक सिस्टम को एक अच्छे तरीके से मैनेज किया हुआ होता है। इनकी मैनेजमेंट से ही
एंजाइम्स दूसरे मामलात से बेफिक्र होकर अपने सारे जो फोकस्ड मामलात हैं उन पर तवज्जो दे पाते हैं। हम इनको अनफ्रेंडली उस वक्त कहेंगे जब NADH और FADH अगर अपना रोल सही अदा नहीं करेंगे तो आगे प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। साइकिल की एक तरतीब जो है वो डिस्टर्ब होगी, और एक साइकिल की तरतीब के डिस्टर्ब होने का मतलब ये होता है कि खुदा न खास्ता जिस्म किसी बड़ी पेचीदगी की तरफ जाने लगा है, क्योंकि पहले उसका हर काम एक स्मूथ तरीके से चल रहा था, लेकिन अब वो स्मूथनेस नहीं रही। NADH एंड FADH दे आर आवर फ्रेंड्स ऑफ द बॉडी। इनकी इन्वॉल्वमेंट हुई, मेटाबॉलिज्म हुआ, ऑक्सीडेटिव रिएक्शंस हुए, हमें क्या मिला? ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन मीन ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी इज़ इन द फॉर्म ऑफ ATP। हमें हासिल वसूल अपने फ़ायदे की सूरत में होता है, एनर्जी की सूरत में। और आप जानते हैं, सादा सी बात है कि हमारे जिस्म में एनर्जी होगी तो बाकी सारे काम होंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं है, सॉरी ATP नहीं है, एनर्जी नहीं है, तो वो बॉडी को अपना परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा लिथार्जिक और इस तरह की थकावट वाली कंडीशंस और उसकी बहुत सारे प्रॉब्लम्स जनरेट होते हैं। तो साबित हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया इज़ रिगार्डेड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। हमारे बॉडी का, हमारे जिस्म का, हमारे सेलुलर लेवल पे जो पावर हाउस है वो माइटोकॉन्ड्रिया कहलाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया की ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका MCQs में भी आता है ये क्वेश्चन, और आपके शॉर्ट क्वेश्चन में भी आता है, और आपके कार्बोहाइड्रेट्स में अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि अब आपने माइटोकॉन्ड्रिया का जिक्र किया तो माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअली है क्या। लेकिन आपने इसको पढ़ लिया है, आपको इसकी अच्छे तरीके से अंडरस्टैंडिंग हो गई है। माइटोकॉन्ड्रिया के 5 बड़े पार्ट्स बनते हैं। सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है। एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, एक इसकी इनर मेम्ब्रेन है, और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन जो अंदर वाली मेम्ब्रेन है उसमें काफ़ी सारी जगह खुली होती है, स्पेस मौजूद होती है। बाहर वाली मेम्ब्रेन और अंदर वाली मेम्ब्रेन एक दूसरे के साथ पैक्ड है, और जब अंदर वाली मेम्ब्रेन से हम अंदर आएंगे तो काफ़ी सारी स्पेस हमें मिलती है जो कि खाली नहीं होती। उसमें क्रिस्टा भी बने हुए होते हैं, और उसमें जो फ्लूइड भरा हुआ होता है, उसमें जो लिक्विड भरा हुआ होता है उसे हम मैट्रिक्स से कहते हैं। क्रिस्टी जो है वो अंदर जो कर्व्ड फॉर्म्स में मुड़ी हुई हालतों में जो दीवार जो है वो मुख्तलिफ स्ट्रक्चर्स क्रिएट कर रही है वो क्रिस्टा कहलाएगी। 5 पार्ट्स हमने देख लिए। बैरूनी मेम्ब्रेन है, अंदरूनी मेम्ब्रेन है, अंदर स्ट्रक्चर जो है वो कर्व की सूरत में, यानी कि एक स्मूथ सीधी लाइन की सूरत में नहीं है, वो टेढ़े मेढ़े से अंदर स्ट्रक्चर है। वो कभी अंदर की तरफ जा रहे हैं सेल और कभी वो बाहर की तरफ आ रहे हैं। और जो स्पेस अंदर है वो एक फ्लूइड, एक लिक्विड के साथ भरी हुई है जो कि मैट्रिक्स है। अगली स्लाइड्स में आपको अंदाज़ा होगा कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया को इतनी गहराई से स्टडी क्यों किया, क्योंकि हमारे बहुत सारे प्रोसेसेस जब हो रहे होते हैं तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का रोल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हमारे ATPs को, हमारी एनर्जी को, हमारे इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर रही होती है, एनर्जी को स्टोर कर रही होती है, जिसको हमने इस्तेमाल करना होता है। जी बच्चों, अब हम यूँ कर लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की एक समरी देख लेते हैं ताकि हम अपना ये चौथा साइकिल फिनिश कर सकें। हमारे पास 4 मुख्तलिफ किस्म के कॉम्प्लेक्स मेन ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी, जोड़, कुछ बना हुआ। पहला कॉम्प्लेक्स कितनी प्रोटीन्स का बना हुआ, यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के जो कंपोनेंट्स हैं हम उसमें आते हैं स्टेप नंबर 1, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 1। उसमें एंजाइम NADH डिहाइड्रोजिनेज इन्वॉल्व है, और इसके अंदर जो नंबर ऑफ़ प्रोटीन्स पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो हैं 46। आप कुछ देर के लिए ये जो लास्ट वाली रो है, कॉलम है, आप इसको इग्नोर करेंगे क्योंकि इसकी जब डिटेल की ज़रूरत होगी तब हम इसकी डिटेल देखेंगे। हमारे पास एक सादा सी समरी इन 3 कॉलम्स की सूरत में मौजूद है। स्टेप नंबर 1, दैट इज़ कॉम्प्लेक्स नंबर 1, एंजाइम इन्वॉल्व्ड NADH डिहाइड्रोजिनेज। कितनी प्रोटीन्स पहले स्टेप में इन्वॉल्व हैं वो हैं 46। ठीक है बच्चों, और पहला स्टेप कंप्लीट हुआ अपने एंजाइम की मदद से, प्रोटीन्स की मदद से, तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बना। इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है सक्सिनेट को-क्यू रिडक्टेज। को-क्यू रिडक्टेज के बाद हमारे पास जो प्रोटीन्स आती हैं जो कि इसमें अपना रोल इस साइकिल में प्ले कर रहे हैं वो है
5। स्टेप 1 में नंबर ऑफ प्रोटीन्स 46 इन्वॉल्व थी। स्टेप नंबर 2 में जो प्रोटीन्स इन्वॉल्व थी वो 5 थी। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 तीसरी स्टेज, इसमें कोक्यू साइटोक्रोम रिडक्टेज, साइटो सी रिडक्टेज इन्वॉल्व है, ये एंजाइम है, और इसमें प्रोटीन्स इन्वॉल्व हैं 11। चौथा कॉम्प्लेक्स जो कि फाइनल कॉम्प्लेक्स है, इसमें एंजाइम इन्वॉल्व है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, और इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटीन्स है वो है 13। तो इसकी समरी क्या हुई कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन 4 कॉम्प्लेक्सेस पर मुश्तमिल है, यानी इसमें कितने कॉम्प्लेक्स बनते हैं, वो 4 बनते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बनता है अपने मखसूस एंजाइम की मदद से विद 46 नंबर ऑफ प्रोटीन्स। पहला स्टेप कंप्लीशन की तरफ जाएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर 2 बनेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर 2 में इन्वॉल्वमेंट हुई सक्सिनेट कोक्यू रिडक्टेज और नंबर ऑफ प्रोटीन्स आई 5। कॉम्प्लेक्स नंबर 3 कोक्यू साइटोक्रोम रिडक्टेज एंजाइम की मदद से और 11 प्रोटीन्स की मदद से कॉम्प्लेक्स 3 बना, और कॉम्प्लेक्स नंबर 4 बना 13 नंबर ऑफ प्रोटीन्स और साइटोक्रोम ऑक्सीडेज एंजाइम की मदद से। सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ख़त्म हुआ, हमारा चौथा साइकिल जो था वो ख़त्म हुआ। ग्लाइकोलाइसिस भी हमने पढ़ लिया, एसिटाइल को ए पढ़ लिया, हमने क्रेब्स साइकिल पढ़ लिया, और हमने चौथा सबसे सिंपलेस्ट इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को भी आज हमने सम अप कर दिया, ख़त्म कर दिया हमारे 4 बेसिक साइकिल से, जिसको हमने अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड किया। सबसे सादा एक शीट के अंदर और फ्यू लाइंस के अंदर और फ्यू वर्ड्स के अंदर इससे ज़्यादा बेहतर समरी मुमकिन नहीं है कि हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को किस तरह से अंडरस्टैंड करें। हमने इसको अंडरस्टैंड कर लिया, फिर हमने ये भी देख लिया कि सेल के किस हिस्से में ये सारे प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, और उस हिस्सों को हमने देखा कि वो माइटोकॉन्ड्रिया है। फिर हमने माइटोकॉन्ड्रिया की अपना स्ट्रक्चर भी देखा, और हमने उसके अंदर सारे होने वाले प्रोसेसेस भी देखे, और हमें मालूम हुआ कि ये तो एक बहुत अहम ऑर्गेनेली है, क्योंकि हमारी एनर्जी सारी स्टोरेज इसके पास है, और इसके पास एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टेशन का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का एक सिस्टमेटिक तरीका भी मौजूद होता है। बच्चों, साइकिल्स अब ख़त्म हुए। अब हम बिल्कुल एक हल्के फुल्के अंदाज में जो कुछ पढ़ा हमने, जो कुछ स्टडी किया, कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस देख लेते हैं, ताकि हम एक क्विक ओवरव्यू कर लें। हम 4-5 अगली स्लाइड्स में पूरे के पूरे चैप्टर की एक समरी देख लें। जब हम समरी देख लेंगे और हमारी अंडरस्टैंडिंग जब बहुत अच्छी हो जाएगी, तो फिर हम इसके MCQs, इसके शॉर्ट क्वेश्चंस और इसकी मज़ीद जो है समरी, उसको गो थ्रू करेंगे, ताकि हमारी इस चैप्टर के ऊपर, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर अपनी परफेक्शन, हमारी ग्रिप, हमारा लिखना, हमारा अटेम्प्ट करना, हमारा समझना, हमारी प्रेजेंटेशन सब परफेक्शन की तरफ चले जाए। राइट, देखते हैं हम कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस। जी बच्चों, सिंपली हाइड्रोलिसिस है। हाइड्रोलिसिस केमिकल एक प्रोसेस है। लाइसिस ब्रेक डाउन, हाइड्रो वाटर, तो ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें वाटर मॉलिक्यूल H2O मॉलिक्यूल इन्वॉल्व हो, और उसकी वजह से अगले किसी केमिकल में जिसके साथ ये रिएक्ट कर रहा है उसका ब्रेक डाउन हो गया, उसका टूटना हुआ। ये थी सबसे सिंपल उर्दू में इसकी अंडरस्टैंडिंग। हम इसकी डेफिनेशन एक दफ़ा रीड करते हैं। अ केमिकल रिएक्शन इन विच वाटर इज़ यूज टू ब्रेक डाउन अ कंपाउंड। एक कंपाउंड, एक केमिकल, एक प्रोडक्ट को हम वाटर के इस्तेमाल से ब्रेक डाउन कर देंगे। दिस इज़ अचीव्ड बाय ब्रेकिंग अ कोवलेंट बॉन्ड इन द कंपाउंड बाय इंसर्टिंग अ वाटर मॉलिक्यूल अक्रॉस द बॉन्ड। बॉन्ड्स आपको मालूम है कि ये जैसे कार्बन के 4 बॉन्ड्स हैं। बॉन्ड्स मीन एफिनिटी, बॉन्ड मीन ज्वाइनिंग। बॉन्ड्स को आप समझ लें कि ये एक साथ है। हर एलिमेंट के पास एक कैपेसिटी है कि वो अपने नियर बाय या जिनके साथ उसकी एसोसिएशन है, जिसके साथ उसकी एफिनिटी है, दोस्ती है, उनके साथ वो अपना साथ डिवेलप करे। और इस साथ को, इस एफिनिटी को, इस बॉन्डिंग को, चाहे वो आयनिक की सूरत में है, चाहे वो
कोवलेंसी की सूरत में है, वाटर के एडिशन से उस कंपाउंड के उस बॉन्ड्स को तोड़ देना हाइड्रोलिसिस का अमल कहलाता है। और इस प्रोसेस के जब हम अपोजिट में जाएंगे, इसका जो बिल्कुल उलट रिएक्शन होगा वो होगा डिहाइड्रेशन कंडेंसेशन रिएक्शन, यानी कि वाटर को ऐड करना तो हाइड्रोजनेशन कहलाएगा, हाइड्रोलिसिस कहलाएगा, क्योंकि इसमें वाटर ऐड हुआ और रिएक्शन आगे गया। और इसका जो रिमूवल हो, इसका जो अपोजिट होगा, इसका मतलब है वाटर को अगर निकाल दिया जाए तो वो डिहाइड्रेशन होगा, वो कंडेंसेशन प्रोसेस होगा। उसमें ये होता है कि किसी भी प्रोडक्ट से जब आप वाटर के कंपोनेंट्स निकाल देते हैं तो उसमें सॉलिड रहने की जो प्रॉपर्टी है वो बेहतर हो जाती है। लेकिन जब वाटर उसमें ऐड होगा तो उसमें लिक्विफिकेशन यानी उसमें पानी जैसी कैफियत रहने की जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। डी शुगर, डेक्सट्रोज शुगर और एल शुगर, लीवो शुगर, इसकी हम काफ़ी डिटेल से पहले बात कर चुके हैं कि एक ऐसे शख्स की एग्जांपल लें जो कि बिल्कुल नॉर्मल हालत में, नॉर्मल पोजीशन में, नॉर्मल बॉडी स्ट्रक्चर के साथ है। जब वो आइसोमेरिक पोजीशन पे आता है यानी शीशे के सामने आता है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा राइट होता है वो वहाँ पे लेफ़्ट होता है, वहाँ का जो लेफ़्ट होता है वो हमारा राइट होता है। स्ट्रक्चर मेन चीज़ वही होती है, सिर्फ पोजीशन का चूँकि फ़र्क आ जाता है तो आइसोमेरिक पोजीशन हो जाती है। और इसको रोटेशन यानी कि मेन स्ट्रक्चर को या उसके फंक्शनल ग्रुप को हम रोटेट कर दें तो क्या हुआ, हम उसको डेक्स्ट्रो पोजीशन का नाम भी दे सकते हैं। और जब हम उसको लेफ़्ट डायरेक्शन की तरफ घुमा दें उस पूरे को पूरे स्ट्रक्चर को तो वो आपका एल शुगर, लीवो शुगर कहलाता है। मेन स्ट्रक्चर अगेन वही रहता है लेकिन कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क पड़ जाता है, यानी कि उनकी जो एफिकेसी है उसमें फ़र्क पड़ जाता है। ऑप्टिमल आइसोमर रोटेटिंग द प्लेन लाइट टू द राइट डायरेक्शन, जब हम किसी भी केमिकल स्ट्रक्चर को या जिन स्ट्रक्चर्स को हम पढ़ रहे हैं हमने घुमा दिया, उसको रोटेट कर दिया, उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी और उसको हम राइट की तरफ ले गए तो हमने उसको डेक्सट्रोज शुगर का नाम दिया। और जब हमने उसको रोटेट कर दिया लेफ़्ट डायरेक्शन में तो वो हमारा लीवो शुगर बना। एग्जाम्पल इज़ डेक्स्ट्रो रोटेटिंग एंड फ्रुक्टोज इज़ लीवो रोटेटिंग। डेक्स्ट्रो रोटेट यानी जो डेक्सट्रोज शुगर होगी वो डेक्स्ट्रो रोटेटिंग होगी और जो लीवो रोटेटरी शुगर होगी वो हमारी फ्रुक्टोज शुगर कहलाती है। इनवर्ट शुगर, invert sugar, a mixture of glucose, dextrose and fructose produced from sugar by the application of heat and acid. Sugar doctor such a cream or tartar or citric acid affect the sweetness, solubility and the amount of crystallization in candy making। एक प्रोडक्ट की मेकिंग में इन्वर्ट शुगर्स का बहुत अहम रोल होता है। इन्वर्ट शुगर्स, इन्वर्टेज का आपने जिक्र सुना था कि इन्वर्ट शुगर, इन्वर्टेज एक ऐसा एंजाइम है जो किसी भी कार्बोहाइड्रेट के सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल पे जब जाके अपना एक्ट करता है तो वो उस शुगर को नॉर्मल पोजीशन में नहीं रहने देता, वो उसको इन्वर्ट शुगर में ले आता है। और जब वो इन्वर्ट शुगर बन जाती है तो वो मुख्तलिफ़ चीज़ों की प्रिपरेशन में हेल्प करता है। तो इन्वर्ट शुगर कहाँ से बनी? इन्वर्टेज एंजाइम की मदद से बनी। और जब इन्वर्टेज एंजाइम आ गया तो उसने शुगर के जो बाकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ थी उनको भी मेंटेन रखते हुए कुछ चीज़ें बनाने में हेल्पफुल हो गया, वो चीज़ हमने इसे बना ली। तो ये इन्वर्ट शुगर्स का इन्वर्टेज के इस्तेमाल से इन्वर्ट शुगर और उसके बाद उससे क्या क्या बनाया जा सकता है ये उसकी डिटेल्स में आएगा। एटीपी मॉलिक्यूल, एटीपी एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट मॉलिक्यूल। तो या इसको दूसरे अल्फाज में मज़ीद इसको अगर एक्सप्लेन करें तो एडिनोसिन 5 ट्राईफॉस्फेट और एटीपी इज़ द प्रिंसिपल यानी कि मेन मॉलिक्यूल फॉर स्टोरिंग एंड ट्रांसफरिंग एनर्जी इन द सेल्स। इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं करेंगे कि हमने मुतवातर 5 या 6 लेक्चर्स में और ख़ुसूसन जब आप इनके साइकिल्स पढ़े थे वहाँ पे इसकी बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग ली है।
ATP is a nucleotide consisting of an adenosine base attached to the ribose sugar which is attached to the 3-phosphate groups. दूसरे अल्फाज में ATP, आप सब सादा सा इसको ये अंडरस्टैंड कर ले कि ये हमारी एनर्जी का मॉलिक्यूल है। जब हम कहते हैं कि किसी चीज़ की हमने इतनी कैलोरीज यूज़ की हैं या इतनी कैलोरीज बर्न की हैं या इतनी कैलोरीज पैदा की हैं, तो साफ सा इसका मालूम ये होता है कि उसमें इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स इस्तेमाल हो रहे थे, कंज्यूम हो रहे थे, निकल रहे थे या ऐड हो रहे थे, और इतनी एनर्जी बन रही थी या उतनी एनर्जी इस्तेमाल हो रही थी। ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड ये एक कॉमन सी टर्म है। इसमें ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड्स में ओलिगोसेक्राइड्स यानी एक ये ऐसी टर्म है कि समटाइम्स सरप्राइजिंगली पेपर में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट इज़ ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड। इसको हम मज़ीद जो है वो MCQs में देखेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आंसर जो होंगे उसमें भी पढ़ेंगे। तो जब क्वेश्चन आ जाए ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड को, तो आपके पास सिंपल सा आंसर मौजूद होता है कि ओलिगोसेक्राइड्स प्ले अ रोल इन द सेल रिकग्नाइजेशन। एक सेल को पहचानने में ओलिगोसेक्राइड का एक अहम रोल है। ओलिगोसेक्राइड्स फॉर्म्स द ब्लड ग्रुप एंटीजन्स, दे आर प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स। आपके लिए ये अंडरस्टैंड करना काफ़ी है कि ये हमारे रेड ब्लड सेल्स में ओलिगोसेक्राइड्स मौजूद होते हैं, और इसी शनाख्त की बुनियाद पे इसको ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड्स भी कहा जाता है। दे एक्ट एज एंटीजन एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिफरेंट ब्लड ग्रुप्स। जो मुख्तलिफ ब्लड ग्रुप्स होते हैं A, B, O एंड वट उसमें ओलिगोसेक्राइड्स की मौजूदगी की वजह से उनकी शनाख्त होती है, और इसी वजह से हमने इसको नाम दिया है ब्लड ग्रुप पॉलीसेक्राइड्स का। ब्लड ग्रुप्स चूँकि अब हमने सारा का सारा पढ़ा ही कार्बोहाइड्रेट्स के मतलब, शुगर के मतलब, शुगर के मुख्तलिफ टाइप्स के मतलब, उनकी रोटेशन, उनकी पोजीशन, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, तो हमें अब फार्माकोलॉजिकली या मेडिसिन की ज़बान में मालूम होना चाहिए कि ब्लड ग्लूकोज के लेवल्स होते क्या हैं। अब ब्लड शुगर लेवल इज़ लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज़ नॉर्मल। 140 से शुगर अगर कम आ जाती है, ये ख्याल कीजिएगा कि हमने इसका यूनिट मिलीग्राम पर डेसीलीटर लिया है। कुछ ऐसी ग्लूकोमीटर्स भी होती हैं जिनकी रीडिंग जो होती है वो डिफरेंट यूनिट्स के साथ होती है, लेकिन जब हम मिलीग्राम पर डेसीलीटर के साथ चेक करेंगे तो हमारा स्टैंडर्ड है 140। किसी भी शख्स की या किसी भी ऑर्गेनिज्म की ब्लड शुगर लेवल 140 से कम है तो हम उसको नॉर्मल कंसीडर करते हैं। अगर वो रीडिंग 200 प्लस में चली गई है, देखिए इसका अगेन अगला यूनिट है मिलीमोल पर लीटर, जो कि 11.1 यानी 200 इज इक्वल टू 11.1 यूनिट्स का फ़र्क है, लेकिन हम ज़्यादातर कंसीडर करते हैं मिलीग्राम पर डेसीलीटर। 140 से अगर शुगर कम है तो हम उसको नॉर्मल लेंगे। अगर शुगर का लेवल 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा है, आफ्टर 2 आवर इंडिकेट डायबिटीज़। खाना खाने के एग्जैक्ट 2 घंटे बाद की शुगर चेक की जाए, और अगर वो 200 से ज़्यादा आ रही है तो दैट पेशेंट इज़ कॉल्ड या दैट ऑर्गेनिज्म इज़ कॉल्ड एज अ डायबिटिक, उसको डायबिटीज़ की बीमारी हो गई है। ऐसी रीडिंग आ जाए जो कि 140 यानी 141 प्लस और लेस देन 199 या फिर 199 के दरमियान अगर फॉल करती है तो हम उसको प्री डायबिटीज़ कहते हैं, यानी कि हम उसे ये कहते हैं कि ये बॉर्डर लाइन पर है। और आपको मालूम है कि बॉर्डर लाइन की एक साइड सेफ साइड होती है और बॉर्डर लाइन की अगली साइड जब बॉर्डर क्रॉस हो जाता है तो वो डेंजरस लाइन हो जाती है। जब हम किसी दुश्मन के इलाके में बॉर्डर क्रॉस करके दाखिल हो जाते हैं तो हमारी लाइफ थ्रेट हो जाता है। हम सेफ साइड पे अपने इलाके में अपने बॉर्डर के पीछे मौजूद हैं तो हम सेफ साइड पे होते हैं, क्योंकि वो हमारा सेफ्टी वाला एरिया होता है। अब बॉर्डर लाइन पर मौजूद होना इट्सेल्फ एक डेंजरस होता है। आप सेफ साइड पर है, दिस मीन कि आपका शुगर लेवल 140 है। आप डेंजर लेवल पे चले गए तो 140 से 199 के दरमियान में आ गए, दिस मीन आप प्री डायबिटीज़ है और इस पेशेंट के साथ कुछ भी हो सकता है। ये बहुत रेयर होता है कि वो वापसी नॉर्मल पोजीशन में वापस आए अगर उसने प्रॉपर प्रिकॉशनरी मेजर अपने फिजिशियन अपने डायबिटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर तय कर लिया, स्ट्रिक्टली फॉलो कर लिया, परहेजी खाने बनाए, खाने पीने में एहतियात की, या कोई मेडिकेशन की ज़रूरत अगर डॉक्टर ने महसूस की, उसने सजेस्ट की, वो यूज़ की। तो होता रेयरली है, कम ही है, लेकिन वो समटाइम ऐसा भी होता है कि नॉर्मल पोजीशन पे वापस आ जाए। मेजॉरिटी ऑफ द चांस ये होता है कि वंस ए डायबिटिक ऑलवेज ए डायबिटिक। प्री डायबिटीज़ में एक शख्स अगर आ गया, उसने ख्याल ना किया, तो वो बॉर्डर लाइन क्रॉस करते हुए डायबिटीज़ की दुनिया में दाखिल होगा, फिर जहाँ उसके साथ उसके अगले मामलात होंगे। बच्चों, एक मुख्तसर सी एक अच्छी सी एक प्रेजेंटेशन थी आज
हमने इसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन पढ़ा, हमने माइटोकॉन्ड्रिया के हवाले पढ़े, और हमने पूरी बुक में जो अच्छी सिंपल सी जो टर्मिनोलॉजीज जो बार बार रिपीट हो रही थी हमने उसको भी एक दफ़ा देख लिया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा इंशाल्लाह। तो हमारा जो अगला लेक्चर होगा वो सारा का सारा इसी की कार्बोहाइड्रेट्स की रिवीजन होगा। हम उसमें MCQs देखेंगे और फिर अगेन हम इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ देखेंगे, और जब हम अच्छे तरीके से उसको गो थ्रू करेंगे तो हमें मालूम ये होगा कि हमारे पास तकरीबन हर चीज़ का एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो चुका है। तो ठीक है बच्चों, आप अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक सबको अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, टेक केयर।